हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन 2 साझेदार का प्रवेश का टॉपिक ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के बारे में परिचय आवश्यकता ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। मैं विशाल मोरवाल, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामला 12 अकाउंटेंसी ब्लैक बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आइए चालू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की कई तरीके की विधियाँ होती है, मगर जो इम्पोर्टेंट विधियाँ होती है वो 4 या 5 तरीके की होती है। तो देखते हैं। पहली है वर्षों के क्रय विधि, दूसरी है पूंजीकरण विधि, तीसरी है गुप्त ख्याति, फोर्थ है क्रय प्रतिफल और फिफ्थ है वार्षिक विधि। देखिए, आप ये तो 5 मेन हेड हैं इस मूल्यांकन की विधियों के, और इसके अंदर भी जो मूल्यांकन की विधियाँ हैं इसके अंदर भी आपको और पार्ट मिलेंगे। जैसे वर्षों के क्रय विधि के अंदर आपको 2 तरीके से गणना करनी होती है, एक है औसत लाभ आधार और दूसरा है अधिलाभ आधार। ऐसे ही पूंजीकरण विधि के अंदर भी 2 भाग होते हैं। इसमें पहला है औसत लाभों का पूंजीकरण और अधिलाभों का पूंजीकरण। देखिए, दोनों जो हैं अंतर ऐसा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अंतर नहीं है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वर्षों के क्रय विधि है इसमें क्या है, औसत लाभ और आधार, औसत लाभ का आधार, ठीक है। और यहाँ पर इधर पूंजीकरण में क्या है, औसत लाभों का पूंजीकरण, जो आप लाभ निकालोगे केवल उनका पूंजीकरण हो जाएगा। मतलब इसमें और इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है वर्षों के क्रय विधि में। वैसे ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, अधिलाभ आधार, क्या है यहाँ पे, अधिलाभ आधार, और यहाँ पर क्या है, अधिलाभों का पूंजीकरण। यहाँ पर पूंजीकरण, क्योंकि ये पूंजीकरण विधि है इसलिए ये क्या है, अधिलाभों का पूंजीकरण। तो दोनों लगभग एक जैसी हैं, फॉर्मूले दोनों में एक जैसे ही रहेंगे, केवल थोड़ा सा अंतर आएगा वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, और बाकी फॉर्मूला लगभग एक जैसा ही रहेगा। अगर आप एक बार फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो आपको वो फॉर्मूले आगे काम आते रहेंगे। वर्षों की क्रय विधि में भी काम आएंगे, पूंजीकरण में भी काम आएंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। ये जो औसत लाभ है, अधिलाभ है, और औसत लाभों का पूंजीकरण है, अधिलाभों का पूंजीकरण है, यही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बार बार पूछी जाती है बोर्ड के द्वारा। गुप्त ख्याति, क्रय प्रतिफल, वार्षिक विधि इतनी नहीं आती है। वार्षिक विधि तो हमारे कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली में आती है, और गुप्त ख्याति कहीं कहीं पे एक आधा नंबर की आ जाती है। क्रय प्रतिफल भी इतनी नहीं आती है, क्योंकि ये इतना मैटर नहीं करते हैं। केवल वर्षों के क्रय विधि और पूंजीकरण विधि ज़्यादा मैटर करती है। आइए देखते हैं पहली विधि, वर्षों की क्रय विधि। देखो, क्या होता है वर्षों की क्रय विधि। ख्याति का मूल्यांकन व्यवसाय के लाभों के कुछ वर्षों के गुणा के आधार पर किया जाता है, जिसे वर्षों की क्रय विधि कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है अपन को हर बार कॉमर्स में, तो नाम ही कह रहा है वो कि वर्षों की क्रय विधि के जितने वर्षों कुछ वर्ष हैं उनके क्रय विधि, क्रय की हुए मूल्यों से आपको इसकी गुडविल पता करनी है, तो जिसे वर्षों की क्रय विधि कहते हैं। इसके लिए व्यवसाय के लाभों की गणना 2 आधार पर की जाती है। जैसे अपन ने देखा था औसत लाभ आधार। अब औसत लाभ आधार क्या होता है, देखें, सरल औसत लाभ। इस विधि के अंतर्गत औसत लाभ आधार में भी 2 विधियां थी, सरल औसत लाभ। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन पिछले कुछ वर्षों के मतलब लास्ट ईयर के कुछ औसत लाभ ब्रैकेट में हानियों सहित, अगर हानि हो गई किसी वर्ष में तो वो भी काउंट करेंगे, और लाभ होंगे तो वो तो काउंट करने हैं ही सही, के आधार पर किया जाता है। औसत लाभों की गणना करते समय पिछले वर्षों के लाभों में निम्न समायोजन किए जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई लाभ दे दे और आपको एक उसी साल का कोई समायोजन दे दे, तो किस समायोजन को जोड़ना है, किसको घटाना है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपको असामान्य लाभ और आय देता है तो आप वो उस संबंधित वर्ष की आय में से कम कर देना चाहिए, और असामान्य व्यय और हानि देता है तो आपको उस संबंधित वर्ष की आय में जोड़ देना चाहिए। थर्ड आता है गैर व्यापारिक विनियोग पर आय, तो संबंधित वर्ष की आय में से कम कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए क्या है, आय को तो आप लेस करेंगे और लॉस या एक्सपेंसेस को आप ऐड करेंगे, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे।
तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब औसत लाभ जो मैं सरल औसत लाभ में जो है गुडविल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला है वास्तविक औसत लाभ इंटू वर्षों के क्रय की संख्या। तो वास्तविक औसत लाभ आपको ज्ञात करना पड़ेगा, जिसको एएपी कहा जाता है शॉर्ट में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एएपी, और वर्षों के क्रय की संख्या आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, अब वार्षिक औसत लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, वास्तविक औसत लाभ बराबर या एएपी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा माइनस साझेदारों का पारिश्रमिक, ब्रैकेट में लिख दिया वेतन, केवल वेतन ही लेने की बात कह रही है, वेतन। तो औसत लाभ माइनस साझेदारों का पारिश्रमिक, तो जो भी औसत लाभ आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा आप उसमें से साझेदार का पारिश्रमिक लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वास्तविक औसत लाभ। और इस वास्तविक औसत लाभ को आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे वर्षों की क्रय संख्या जो आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा, उससे तो आपका गुडविल आप कैलकुलेट कर सकोगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे ये एएपी वाला है, ये आपको 2-3 जगह पे काम आने वाला है, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप ये याद रख लें। अगर हाँ एक और बात, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में साझेदारों का पारिश्रमिक नहीं दे रखा है, ये वाली चीज़ नहीं दे रखी है, समझ रहे हैं आप, ये वाली चीज़ हो सकता है आपको क्वेश्चन में नहीं दे, तो आप कहाँ ज़बरदस्ती तो लाएंगे नहीं। अगर ये नहीं दे रखा है तो आपका औसत लाभ ही क्या हो जाएगा, आपका एएपी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आप घटाने के लिए चीज़ ही नहीं है, तो आपके लिए तो वही बराबर हो गई दोनों चीज़ें। ठीक है, हाँ अब एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं देता है तो फिर क्या करना है, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं देता है तो फिर आपको इसको भी काउंट करना है, औसत लाभ बराबर कुल समायोजित लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल समायोजित लाभ तो वो आपको देगा ही देगा। ठीक है, अगर औसत लाभ नहीं देता है तो औसत लाभ को भी हम काउंट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, कुल समायोजित लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो ये एक जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है आपको, एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक औसत लाभ, ये वाले दो फॉर्मूले तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, सुबह शाम दिन रात बोलते रहिए गुडविल अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी का एक एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, आपको साल दे रखे हैं, उसके प्रॉफिट दे रखे हैं, 2012, 13, 14 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 25,000 माइनस में 5,000 है, इसका मतलब यहाँ पर इस साल हमको लॉस हुआ था। ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ हमेशा लॉस होती है। 2014 में 22,000, इसमें कुछ समायोजन भी किए गए हैं, इस साल में कुछ समायोजन किए गए हैं, जैसे कि 5,000 का सट्टे के लाभ शामिल हैं, जो अपन ने अभी अभी पढ़ा था ना क्वेश्चन में, क्या लाभ होते हैं तो माइनस कर दो, हानि है तो ऐड कर दो, तो ये वही वाली चीज़ है। तो ये इस 2012 का समायोजन कौन सा है, 2012 का समायोजन है सट्टे के लाभ के शामिल। ठीक है, ये इस साल का समायोजन है, 2013 का समायोजन ये है और 2014 का समायोजन ये है। ठीक है, तो आपको समायोजित करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या कहता है आगे कि साझेदारों का वेतन 5,000 वार्षिक है, औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको एक तो वेतन भी दे दिया इसने और औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 3 वर्षों के और औसत लाभों के आधार पर कह रहा है, तो आपको अपनानी पड़ेगी औसत लाभ विधि। तो 3 वर्षों के क्रय के आधार पर गणना करवा रहा है, तो करते हैं इसको हल। सबसे पहले आपने जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे आप गुडविल का। अपन स्टेप वाइज चलते हैं, तभी आपको अपन ऐसा समझें कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग के लर्नर्स हैं, तो हम कैसे सीखेंगे इस चीज़ को, तो मैं उसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट स्टेप जो है कूद के कहीं पर आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले अपन लगाते हैं गुडविल का फॉर्मूला। हमने लगाया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब वास्तविक औसत लाभ इनटू वर्षों की संख्या। तो ठीक है भाई, हमने देखा तो क्वेश्चन में ढूंढते हैं हम, क्या हमको वास्तविक औसत लाभ मिल रहे हैं, तो हमको तो नहीं मिल रहे, कहीं मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे। ये तो हर साल के अलग अलग प्रॉफिट है, हर साल के अलग अलग लाभ हैं, केवल फिर हमको क्या मिला, वर्षों के क्रय की संख्या, हाँ ये मिल गई हमको 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप फिर वास्तविक औसत लाभ ढूंढोगे। तो आप क्या करोगे, हमको नहीं पता है, नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन में, तो आप इसका फॉर्मूला लगा के इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था ना। तो हम
लगाते हैं वास्तविक औसत लाभ का फॉर्मूला। ठीक है, वास्तविक औसत लाभ का फॉर्मूला होता है औसत लाभ माइनस साझेदारों का पारिश्रमिक। तो हाँ भाई, हमारे पास में औसत लाभ है, हमारे पास में औसत लाभ है क्या, ये वाला लाभ है क्या, है नहीं है, ये वाला लाभ भी हमारे पास नहीं है। तो क्या साझेदारों का पारिश्रमिक दे रखा है, हाँ ये तो है हमारे पास, डायरेक्ट 5,000 रुपये ये है तो सही। तो औसत लाभ नहीं है तो औसत लाभ भी कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं औसत लाभ का फॉर्मूला क्या बनता है। तो देखिए औसत लाभ का फॉर्मूला हमारा बन गया यहाँ पे, औसत लाभ बराबर कुल समायोजित लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल समायोजित लाभ मतलब ये लाभ तो दे रखे हैं ना, 25,000, 5,000 और 22,000, तो इनका टोटल कर लेंगे तो कुल लाभ आ जाएंगे, और उसमें से आप ये कर दोगे ना, माइनस करते चलोगे इनको हर साल में से, तो वो समायोजित हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, समायोजन है। इसमें से लेस करोगे इनको, तो इनको आप ट्रीट करोगे इसमें इस साल में, तो ये समायोजित लाभ हो जाएंगे। तो देखो कैसे हो रहा है, आगे देखते हैं, मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। औसत लाभ बराबर पहले लिखा है 20,000, तो देखिए कैसे लिखा है कि ये जो 25,000 आपको दे रखा है, 25,000, और अपन ने देखा था कि जो 25,000 आपको दे रखा है, इस 25,000 में से ये लाभ है, तो लाभ क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो आ गया हमारे 25 माइनस 5, तो 20,000। फिर क्या है, माइनस 5,000 है और स्टॉक की हानि भी हुई है, तो हानि ऐड करते हैं। तो ये माइनस का दे रखा है और यहाँ पर हानि दे रखी है, ये क्या करनी है आपको, जोड़नी है। ये हानि क्या करनी है आपको, जोड़नी है ना, ये जोड़ते हैं ना हानि को। तो ये प्लस का है, ये हानि माइनस की है, तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस कर देना है। तो 40,000 माइनस 5,000 कितना हो गया, 35,000। ये मैक्स का रूल है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसके बाद में 22,000 2014 में है लाभ आपके, जिसमें से 2,000 संपत्ति के विक्रय के लाभ के शामिल हैं। तो ये आपने इन्वेस्टमेंट वाली बात आ गई, तो ये भी क्या होगी, लेस होगी। तो आप कितने हो गए, 22 माइनस 2 20,000 रुपये। इन तीनों का टोटल किया तो आ गया आपके 75,000 बटे नंबर ऑफ ईयर कितने, 3 है, तो 3 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, कितना आ गया आपका औसत लाभ, 25,000। तो अब हमको औसत लाभ मिल गया ना, तो अब हमारे पास में ये औसत लाभ आ चुका है। तो 25,000 आप यहाँ पे रख देंगे। अब AAP ज्ञात कर सकते हैं ना अपन, तो 25,000 आपको मिल गया, पारिश्रमिक वेतन 5,000 है ही सही, तो आपका क्या आ गया, औसत लाभ 20,000 रुपये। अब ये भी आ गया हमारे पास में, AAP भी आ गया, तो आप AAP भी कहाँ, अब AAP भी मिल गया, तो AAP को आप कहाँ पे रख सकते हैं, ये हमारा AAP है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये AAP। तो ये कहाँ पे आएगा, ये ले गुडविल ज्ञात करने में, 20,000 इंटू 3, तो आ गया हमारा गुडविल 60,000 रुपये। ठीक है, ये इसका तरीका है। आपको क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूले। गुडविल, पहले गुडविल का लगाया, फिर उसके बाद में वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में एवरेज प्रॉफिट ज्ञात करेंगे, तो आपको इजी वे में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आता है भारित औसत लाभ। जब पिछले वर्षों के लाभों में निरंतर घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति हो, तो साधारण औसत के बजाय भारित औसत के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। इस विधि में प्रत्येक वर्ष के लाभों का भार क्रमशः 1, 2, 3 या जितने साल होंगे, 5, 6, 7, 8 ऐसे दे के गुणनफल ज्ञात किया जाता है। फॉर्मूले में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होगा, बस ये केवल कब काम आएगी, जब आपके लाभ निरंतर प्रतिवर्ष बढ़ते या घटते जाएं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए ईयर दे रखा है 2013, 14, 15, 16। प्रॉफिट दे रखे हैं 5,000, 7,000, 10,000, 15,000। तो आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें आप औसत लाभ विधि अपनाने की जगह भारित औसत लाभ विधि अपना सकते हैं। देखिए अगर वो वाली विधि अपना लेंगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर दोनों से सेम आता है। जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हैं, मगर यहाँ पर नियम में कहा गया है कि अगर बढ़ते क्रम में हो लाभ या घटते क्रम में हो, तो आप एवरेज प्रॉफिट विधि अपना सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक सेकेंड। देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कहा है एक फर्म के पिछले 4 वर्षों में के लाभ इस प्रकार हैं। भारित औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करिए। तो 3 वर्षों के आधार पर करवा रहा है और 4 वर्षों के लाभ आपको
दिए हैं। तो ठीक है भाई, आगे क्या कहता है ये एक अपन, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है इसने ख्याति ज्ञात करने के लिए, अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो हल करते हैं। देखिए वैसा का वैसा ही क्वेश्चन उतार दिया है। अब इसने कहा था कि आप वर्षों को 1 2 3 4 के आधार पर गुणा करें, तो आपने कर दिया गुणा, और आपने इसको वेट दे दिया 1 2 3 4। अगर 17 भी होता तो उसको 5 दे देते, 18 होता तो उसको 6 दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इनको दोनों को आपस में गुणा कर दिया, प्रॉफिट और वेट को कर दिया 5000 इंटू 1 5000, 7000 इंटू 2 14,000। ठीक है, अब आप इनका टोटल कर लेंगे, क्योंकि टोटल चाहिए ना अपन को, इसने तभी तो अपना एक फिगर निकल के आएगी, तभी तो आप इसको सॉल्व करोगे। तो कितना आ गया हमारा 1,09,000, और वेट कितना हो गया 10। तो आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बटे टोटल वेट। ठीक है, 1,09,000 बटे 10, तो कितना आ गया 10,900। तो ये आ गया आपके वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेशन करनी है, तो 10,900 इंटू 3 32,700, क्योंकि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर था ना। तो क्या है यहाँ पर मेन चीज़ यही तो थी, ये लिख रही है ना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो आपने ये 3 तभी तो 3 लिया है, ये आपने 3 इसीलिए लिया है। तो यहाँ पर अगर 2 वर्षों के क्रय होते तो यहाँ पर 2 से गुणा करते, 4 होता तो 4 से गुणा करते। ये थी भारित औसत लाभ विधि। ठीक है, अब आती है हमारे नई अधिलाभ आधार। यदि फर्म सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाती है, मतलब वो जो नॉर्मल लाभ है उसका अभी वो उनसे भी अधिक लाभ कमाती है, तो उससे फर्म का अधिलाभ कहते हैं। व्यापार के वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ का अंतर अधिलाभ कहलाता है। देखो उसने यहाँ पर जो ये लाइन लिखी है ना, व्यापार के वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ का अंतर अधिलाभ कहलाता है, ये उसने फॉर्मूला बता दिया हमको। क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब इसके आधार पर आपको कैलकुलेशन करनी है, देखते हैं। ये देखिए वही चीज़ लिख दी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने फॉर्मूला पहले देख लिया है, और अब सामान्य लाभ का फॉर्मूला है, देखिए विनियोजित लाभ, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य प्रत्यय दर। तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड हैं ये आपको या तो डायरेक्ट दे देगा या इनडायरेक्ट तौर पर दे देगा, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा कोई इसको ज्ञात करना बहुत हार्ड नहीं है, ये अभी बता दिया जाएगा कैसे ज्ञात की जाती है। मगर ये NRR जो दे रखा है आपको सामान्य प्रत्यय दर, ये आप डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। ये वही चीज़, ये अभी आप फर्स्ट स्टेज पे हैं, इस 12th में फर्स्ट स्टेज है पार्टनरशिप में गुडविल की, तो आपको ये ज़्यादा लोड नहीं देगा। अगर यही आप फर्स्ट ईयर में होते तो आप NRR भी आपको ज्ञात करवाया जाता। ठीक है, मगर यहाँ पे NRR ज्ञात करने का मैं तरीका फिर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, बाय चांस अगर अपन का पेपर हार्ड बनाया जाता है, क्योंकि बनाने वाले कॉलेज लेक्चरर ही होते हैं, अगर बनाते हैं तो आपको वो तरीका भी याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड जो विनियोजित पूंजी है ना, इसके बारे में कह रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर असेट्स एम्प्लॉयड माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब प्रयुक्त संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व, या यूं कह ला संपत्तियां माइनस दायित्व, तब भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, हाँ, प्रत्यय की सामान्य दर से आशय उद्योगों में लगी अन्य फर्मों द्वारा अर्जित लाभ की सामान्य दर जो प्राय प्रश्न में दी होगी। प्रश्न विशेष में मतलब कोई ज़्यादा ही हार्ड बनाना है क्वेश्चन आपको, तो वो आपको NRR ज्ञात करने के लिए भी दे सकता है। तो NRR कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको ब्याज की दर में प्लस करना है जोखिम का तत्व, कुछ तो देगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो NRR आ जाएगी। अब आपको हो कि अगर मान लो सर आपको ब्याज की दर भी नहीं दी, तो फिर अगर नहीं दी तो क्वेश्चन भी नहीं होगा, तो वो कुछ तो देगा तभी तो आपको क्वेश्चन करवाएगा। ठीक है, तो NRR आप इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। तो गुडविल कैसे ज्ञात होता है, गुडविल मेन हमारा फॉर्मूला आ गया गुडविल का, तो सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हम अधिलाभ वाला विधि अपना रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब अधिलाभ, क्योंकि अधिलाभ वाली विधि है ना, गुडविल अधिलाभ से ज्ञात कर रहे हैं, तो अधिलाभ इनटू वर्षों की क्रय संख्या, क्वेश्चन में देके रखेगा क्रय संख्या, तो और अधिलाभ आप ज्ञात कर लोगे। कैसे करेंगे अभी हमने देख ही लिया था। यदि अधिलाभ शून्य हो या ऋणात्मक हो तो ख्याति का मूल्य भी शून्य होगा, क्योंकि अधिलाभ है ही क्या, औसत
जो सामान्य लाभ है उससे अधिक वाली पूंजी रुपए जितने भी हैं वो सब अधिलाभ है। अगर अधिलाभ ही शून्य है तो ख्याति भी कैसे वो मिलेगी हमको, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एक फर्म पिछले 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं: 20,000, 17,000, 23,000, जिसमें विनियोजित पूंजी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख व सामान्य प्रत्यय दर NRR जिसको कहते हैं 12% है। अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। उसने क्वेश्चन में साफ बोला है आपको कि आप अधिलाभों के आधार पर, तो क्वेश्चन में जो बोला है अपन को उसी के आधार पर क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। तो और वो भी क्या बोला, 3 वर्षों के आधार पर बोल दिया है, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी है, इसके अलावा 3 वर्षों के लाभ दे दिए हैं जो हमको मदद करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और इसके अलावा हमको NRR दे दी है। तो देखते हैं अपन सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका देखते हैं। देखिए क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप लगाइए गुडविल का फॉर्मूला। तो हम लगाते हैं गुडविल का फॉर्मूला, ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू वर्षों के क्रय संख्या। तो अब आपने क्वेश्चन में देखा आपको अधिलाभ ही नहीं दे रखा, तो फिर आप अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाइए। तो अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला है वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब आप देखेंगे कि हमको तो वास्तविक औसत लाभ भी नहीं दिया, ना ही सामान्य लाभ दिया, तो आप फिर वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या है, वास्तविक औसत लाभ का फॉर्मूला है औसत लाभ माइनस साझेदारों का पारिश्रमिक। तो औसत लाभ दिए हैं, हाँ भाई औसत लाभ डायरेक्ट नहीं दिए हैं मगर हम निकाल लेंगे। तो ठीक है, कैसे निकलेंगे, जो लाभ दे रखे हैं 3 साल के उसमें अपन औसत निकाल लेंगे। 20,000, 17,000 और 23,000 बटे 3 कर देंगे तो हमारा औसत लाभ आ गए 20,000। और साझेदार का पारिश्रमिक नहीं दे रखा है तो ये औसत लाभ ही हमारे क्या हो जाएंगे, वास्तविक औसत लाभ हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, AAP यही होंगे। अब इसमें हमको सामान्य लाभ भी नहीं दे रखे हैं तो सामान्य लाभ भी ज्ञात कर लेते हैं। तो सामान्य लाभ बराबर होता है हमारा फॉर्मूला विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय दर NRR। तो विनियोजित पूंजी हमको दे रखी 1 लाख और 1 लाख का 12%, 12,000 रुपये। तो हमको सामान्य लाभ भी मिल गया, AAP भी मिल गया, और इसको अपन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, अधिलाभ आ जाएगा। देखिए आ गया AAP माइनस NP, 20,000 माइनस 12,000 आ गया हमारा 8,000। तो हमको अधिलाभ मिल गया ना, अब हम हमारे रास्ते पे आ गए, डायरेक्ट हम हमारे रास्ते पे आ गए। कैसे आया देखिए वापस, ये 20,000 कहाँ से आया, ये रहा 20,000, ये 20,000 यहाँ से आया, ये 12,000 यहाँ से आया, और ये हमारा माइनस करते ही 8,000 आ गया। ये 8,000 कहाँ जाएगा, ये 8,000 है हमारा अधिलाभ। ठीक है, अधिलाभ, तो ये लो अधिलाभ इंटू 3, तो कितना हो गया 24,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट विधि आती है पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन 2 आधार पर किया जाता है। ये अपने हटके है, बिल्कुल अलग विधि है जो अपन ने पहले पढ़ी थी ना, वर्षों क्रय के अलावा दूसरी, ये दूसरी विधि है पूंजीकरण। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, औसत लाभों का पूंजीकरण, पहले अपन ने औसत लाभों की विधि पढ़ ली और भारित भी पढ़ ली और अधिलाभ भी पढ़ ली, ये उसी का पूंजीकरण करवाएगा। पूंजीकरण का मेन शब्द का अर्थ होता है उनको बड़ा करना, कैपिटलाइज करना, पूंजीकरण करना, मतलब आप ऐसे कुछ तरीके से गुणा करेंगे कि वही आपके लाभ बढ़ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, वो विधि बता रहे हैं ये। तो देखिए औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ इंटू 100 बटे NRR। मतलब देखिए अब 100 से गुणा हो रहा है तो आपके लाभ बढ़ जाएंगे ना। ठीक है, नहीं तो अधिकतर ऐसा नहीं होता है। देखते हैं ख्याति बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बना लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो पूंजीकृत मूल्य तो हमने यहाँ पर देख ही लिया, अभी ज्ञात करा ना अपन ने, यहाँ पर पूंजीकृत मूल्य ये रहा। पूंजीकृत मूल्य तो कैसे ज्ञात होगा, ये तरीका रहा हमारा पूंजीकृत मूल्य ज्ञात करने का। विनियोजित पूंजी आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, आगे देखते हैं नोट, यदि औसत लाभों का पूंजीकृत मूल्य व विनियोजित पूंजी का अंतर शून्य है तो ख्याति का मूल्य भी शून्य होगा। ये ऐसे केस बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसा। ठीक है, वो कैलकुलेट करवा रहा है और फिर भी आपको ऐसा कुछ करके दे दे तो फिर नहीं होगा। ये ऐसी चीज़ें, नोट वाली चीज़ें आपको स्कूल लेक्चरर या फिर RPSC के किसी और एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट है, एक फर्म का औसत लाभ 15,000 है और फर्म की पूंजी 1 लाख है। सामान्य प्रत्याय दर NRR 10% है। औसत लाभों का पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। तो औसत लाभ हमको दे रखे हैं, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे। देखें यहाँ पर आप देखिए, ये औसत लाभ हमको ये दे रखे हैं। देखिए मैं रेड लाइन कर देता हूँ, औसत लाभ दे रखे हैं 15,000 रुपये। तो ये औसत लाभ कहाँ काम आते हैं, ये देखिए यहाँ पर काम आते हैं। और आपको NRR भी दे रखी है 10%, तो ये कहाँ काम आती है, ये यहाँ पे काम आती है। ठीक है, इसके अलावा आपको फर्म की पूंजी दे रखी है 1 लाख रुपये, तो आपको कैपिटल दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया आपका। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए औसत लाभ दे रखे हैं 15,000, 15,000 इंटू 100/10 कर दिया तो 1.5 लाख आ गया। इसके अलावा ख्याति ज्ञात करने का फॉर्मूला है लाभों का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो लाभों का पूंजीकृत मूल्य है हमारा 1.5 लाख और माइनस कर देंगे विनियोजित पूंजी, तो 1 लाख रुपए है, तो हमारा 50,000 रुपये गुडविल आ गई। ये थोड़ा इजी सा प्रोसेस है। इसी का दूसरा पार्ट है अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। इसको भी ध्यान से देखिएगा। देखें इसका फॉर्मूला बनता है गुडविल बराबर SP मतलब सुपर प्रॉफिट अधिलाभ इंटू 100/NRR। इस फॉर्मूले को से आप अधिलाभ ज्ञात करेंगे। अब अधिलाभ हमको जब सुपर प्रॉफिट दे दिया, हमको सुपर प्रॉफिट नहीं मिला क्वेश्चन में, हमको सुपर प्रॉफिट नहीं मिलता है क्वेश्चन में, डायरेक्ट थोड़ी ना देगा वो आपको, आपसे थोड़ी मेहनत करवाएगा ना, तो आपको सुपर प्रॉफिट नहीं देगा। तो सुपर प्रॉफिट नहीं देगा तो हम सुपर प्रॉफिट भी ज्ञात कर लेंगे। ये लीजिए सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ये पहले भी हमने वीडियो में यही फॉर्मूला देखा था। फिर अब बाई चांस मान लीजिए आपको औसत लाभ भी नहीं दे, तो आप औसत लाभ भी ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सामान्य लाभ नहीं देता है तो सामान्य लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ 4-5 ही फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और आपको गुडविल वाली मूल्यांकन में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं अब नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। तो कैपिटल एम्प्लॉयड देगा और NRR भी देगा। इसके अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। ये औसत लाभ बराबर दिया है 1 लाख, सामान्य प्रत्यय NRR दिए 10%, विनियोजित पूंजी दी है आपको 8 लाख रुपए। ठीक है, देखते हैं फिर हल करते हैं। गुडविल लगाया आपने फॉर्मूला अधिलाभ इंटू 100/NRR। तो आपको क्वेश्चन में अधिलाभ नहीं दे रखा है, तो अधिलाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ तो दे रखे हैं मगर सामान्य लाभ नहीं दे रखे, तो आप सामान्य लाभ ज्ञात करेंगे और सामान्य लाभ ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। तो 8 लाख का 10% करेंगे तो 80,000 रुपये आपका आ जाएगा। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो औसत लाभों में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे आप, तो आप कितना आ जाएगा, आपके 20,000 रुपये अधिलाभ आ जाएगा। अब इस अधिलाभ को आप अपने फॉर्मूले में फिट कर दीजिए। तो 20,000 इंटू 100/10, तो आपका 2 लाख रुपये गुडविल आ जाएगी। पहले देखो हज़ारों में आ रही थी, अब लाखों में आ रही है, क्योंकि ये पूंजीकरण विधि है, इसमें गुडविल बढ़ आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, ऊपर इसमें 100 रखना है। इस पूंजीकरण विधि में क्या होता है, बटे में 100 नहीं आता, ऊपर 100 आता है। ठीक है, इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट विधियाँ थी ये यहाँ तक पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही गुप्त छिपी ख्याति या कहें तो अनुमानित ख्याति विधि भी कहा जाता है। ये वाली ख्याति देखिए, ये भी आपको RPSC के एग्ज़ाम में देखने को ज़्यादा मिलती है, या फिर अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये वह ऐसी ख्याति पूछी जाती है जो कि आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, ताकि अब यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, गुप्त ख्याति क्या होती है, फर्म की ख्याति बराबर कुल पूंजी, मतलब कुल पूंजी होगी। फर्म की ख्याति ज्ञात करने का तरीका, गुप्त ख्याति की बात कर रहे हैं ना, तो उसको डायरेक्ट नहीं दे रखी है, आपको पता करनी है उस ख्याति के बारे में कि ये है कहाँ पे आखिर। तो कुल पूंजी में ही छुपी हुई है वो ख्याति, तो पता करते हैं। देखो कुल पूंजी में से आप माइनस कर देंगे साझेदारों की समायोजित पूंजी, पुराने साझेदारों की पूंजी दे के रखेगा ना, उसमें लेस कर देंगे और माइनस कर देंगे नए साझेदार की पूंजी, जो नया साझेदार पूंजी लाएगा वो माइनस कर देंगे, तो आपके सामने आ जाएगी फर्म की ख्याति। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला क्यों बना, क्योंकि हम कैलकुलेशन ही कब कर रहे हैं, जब नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है। तो पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। अब ये समायोजित पूंजी क्या चीज़ आ गई भाई, तो समायोजित पूंजी का मतलब होता है पूंजी शेष, मतलब जो
अपन देखते हैं ना बैलेंस BDCD, वो वाली बात कह रहा है ये। तो पार्टनर्स की बैलेंस प्लस रिजर्व दे के रखेगा प्लस लाभ, और उसमें से हानि माइनस कर देंगे, तो ये हो गई समायोजित पूंजी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 30,000 हैं। सी को लाभों में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है जो पूंजी के रूप में 15,000 लाता है। तो देखें, उक्त सूचनाओं से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखा, अब यहाँ पर इस लाइन में है ना, इस क्वेश्चन में इसने बहुत सी बात कह दी है, अपन इसको बहुत इजी तरीके से देख रहे हैं, मगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना तो कहा है लाभों में 1/5 हिस्से के प्रवेश के लिए प्रवेश दिया इन्होंने, और जिसके रूप में ये क्या लाया है, उसके बदले में 15,000 पूंजी लाता है। मतलब ये 1/5 हिस्से में के लिए प्रवेश करने के लिए 15,000 रुपये लाता है। ठीक है, तो हल करते हैं। सी की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, तो देखो 1/5 के लिए 15,000 लाता है, तो अगर आप इसको 1/5 को उल्टा कर देंगे ना तो ये क्या हो गई, हमारी फर्म की कुल पूंजी हो गई। ये वाली चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान में रखना। ये किसी भी बटे वाली संख्या के साथ ऐसा ही होता है। तो 1/5 के लिए 15,000 लाया और उसको आपने बटे को उल्टा कर दिया, तो ये कितना हो गया, 75,000 रुपये। इसका मतलब फर्म की पूंजी कितनी हो गई, 75,000 रुपये। ये वाली चीज़ आपको आगे वाले जो टॉपिक आएंगे इसी चैप्टर में आगे टॉपिक में सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये भी एक इसमें टॉपिक दे रखा है पूंजी के आधार पर। ठीक है, 75,000 रुपये आपकी फर्म की पूंजी हो गई, कुल पूंजी हो गई। तो आप फॉर्मूला लगा दिया, फर्म की ख्याति बराबर फर्म की कुल पूंजी माइनस ए व बी की समायोजित पूंजी माइनस सी की पूंजी। सी आ रहा है, नया साझेदार सी है, तो फर्म की कुल पूंजी 75,000 माइनस ए व बी की समायोजित पूंजी दे रखी है, जो हमने देख लिए यहाँ पर 20,000 और 30,000 है ना ये। तो ये देखिए, ये दोनों 20,000 और 30,000, तो कितनी हो गई, ये 50,000, और माइनस 15,000 रुपये लेके आ रहा है, तो ये 15,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। माइनस करा तो 10,000 रुपये आपका फर्म की ख्याति आ गई। ठीक है, अब क्रय प्रतिफल विधि आती है हमारी फोर्थ। क्रय प्रतिफल विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं ख्याति, तो इसका है क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां। शुद्ध देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में लिखा है शुद्ध, तो शुद्ध ही संपत्तियां लेनी है, इसमें किसी प्रकार का कोई दायित्व छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसमें शुद्ध संपत्तियां ली जाएगी। क्रय प्रतिफल वही खरीदने वाली चीज के बारे में कह रहा है। उदाहरण देखते हैं डायरेक्ट। एक व्यवसाय की संपत्तियां 2 लाख व दायित्व 50,000 हैं। व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 1,70,000 तय किया हुआ है, तो ख्याति का मूल्य कितना होगा। देखते हैं, हल करते हैं। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां, तो कितना हो गया, 2 लाख रुपए हमको क्रय प्रतिफल, नेट असेट्स पहले अपन ने, शुद्ध संपत्तियां निकालते हैं अपन पहले। तो शुद्ध संपत्तियां आपको मैंने पहले बोला शुद्ध लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का दायित्व शामिल नहीं होना चाहिए। तो 2 लाख माइनस 50,000 कर दिया, तो अब आई हमारी शुद्ध संपत्ति 1.5 लाख रुपए। इसमें हमने हमारा फॉर्मूला फिट कर दिया गुडविल का, तो आप 1,70,000 रुपये हमारा क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां 1.5 लाख, तो 20,000 आपकी ख्याति आ गई। इसी तरीके से 5वीं विधि है वार्षिक विधि या एन्युटी मेथड। इसमें ख्याति का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको क्वेश्चन में देगा। ठीक है, ये निकालना थोड़ा हार्ड पड़ता है 12th लेवल के बच्चे के लिए, और अगर आप फिर भी इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या मेरा पर्सनल नंबर है उस पर आप मेरे को मैसेज कर दीजिए आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डालते हुए, तो मैं आपको पर्सनली ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ज्ञात करना बता दूंगा। वैसे इसका फॉर्मूला किताब में लिखा हुआ है, फिर भी कैलकुलेशन करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट आपने पहले भी ज्ञात कर रखा है, सुपर प्रॉफिट ज्ञात करने का ये आपका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करने का। हाँ जी, क्वेश्चन देखते हैं। औसत लाभ 20,000, एवरेज प्रॉफिट दे दिया, विनियोजित पूंजी दे दी 1.5 लाख रुपए, एनआरआर दे दिया 10%, वर्तमान मूल्य दे दिया 2.487, जिसको अपन ने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब कहा वार्षिक विधि से ख्याति का मूल्य
ज्ञात करो। तो देखो ख्याति अपन ने फॉर्मूला लगाया सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू, तो यही तो फॉर्मूला है जो अभी मैंने ऊपर लिखा है ये वाला, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू तो दे रखी है हमको, मगर सुपर प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमको याद है, हम इतनी बार क्वेश्चन कर लिया है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट भी हमको नहीं दे रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं दे रखा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के इसको ज्ञात करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है विनियोजित पूंजी 1.5 लाख इंटू NRR। तो कितना हो गया, 1.5 लाख का 10% निकाल लेंगे 15,000 रुपये। और हमारा सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, कैसे आया सुपर प्रॉफिट, 20,000 रुपये औसत लाभ, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट और औसत एवरेज प्रॉफिट दोनों यहाँ पर एक ही माना गया है, क्योंकि हमारे पास में घटाने के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं है ना, इसीलिए। तो 20,000 माइनस 15,000, 5,000 आपका क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट को आप पर ख्याति के फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, ख्याति के फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए किस तरीके से हुआ, आपके आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया आपके नॉर्मल प्रॉफिट 15,000, और ये 15,000 कहाँ गया, यहाँ पर गया। और ये 20,000 कहाँ से आया, ये देखिए औसत लाभों से, ये 20,000 यहाँ से आ गया। तो आपके 5,000, और ये 5,000 आप कहाँ पे रख देंगे, आप ये सुपर प्रॉफिट आपका क्या है 5,000 है। तो ये देखिए 5,000 इंटू 2.487, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आप क्या आ गया 12,435 रुपये। ये था इसका वार्षिक विधि। ये इस तरीके से इसकी विधियाँ दे रखी है, ये तरीका दे रखा है। अब अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो चीज़ें आपको नोट करनी है वो नोट करेंगे, फॉर्मूले नोट करेंगे और इसको रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला को याद करेंगे, तो आप डेफिनेटली मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको ये जो है गुडविल की कैलकुलेशन आसानी से आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गुडविल से संबंधित एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।